जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट तक में। हिस्ट्री के जो श्रृंखला में हम लोग चल रहे थे उसमें आज हम लोग का सेकंड क्लास है। हम लोग लेक्चर 2 आज कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। और उनमें हम लोगों ने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। जो हमारे विदेशी यात्री हमारे भारत आए और उन्होंने अपने पुस्तकों में हमारे भारत को दिखाया, हमारे भारत के बारे में बताया, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे हम लोग कि कुछ यूनानी शासक जो रोमन लेखक थे वो भी भारत आए थे। कुछ चीनी लेखक भी भारत आए थे, जिनमें वेनसोंग और फाहियान जैसे लोगों का नाम आता है। फिर कुछ अरबी लेखक हुए जो अलबरूनी थे। उसके बाद अन्य बहुत सारे लेखक थे जो हमारे भारत आए और हमारे भारतीय इतिहास को दिखाने का प्रयास किए हैं अपने अपने तरीकों से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक करके सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूनानी लेखक में देखेंगे जो प्रमुख लेखक थे वो कुछ इस प्रकार हैं: टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। और हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फादर के रूप में जाने जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस अगर हम लोग बात करें तो हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? हेरोडोटस को जानते हैं। क्लियर है? अब एक एक करके हम सभी के बारे में क्या करते हैं? जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं कि किन्होंने क्या कहा था। ठीक है, उसको समझने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि किन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो देखेंगे कि टेसियस नाम के एक जो लेखक थे वो आए और उन्होंने, यह ईरान के क्या थे? राजवैद्य थे। ये क्या थे? ईरान के राजवैद्य थे। भारत के संबंध में जो इनका विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। भारत के बारे में इन्होंने जो जो बातें कही वो एक नाम मात्र का कहानी लगता है, अविश्वसनीय है। इसीलिए इनके बारे में जो भी लिखा गया इनके पुस्तक में जो भी लिखा गया है उनको हम लोग नहीं मानते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग हेरोडोटस, जो अगले हैं हेरोडोटस। अभी हम लोगों ने जाना है कि इन्हें हम लोग इतिहास के पिता के नाम से भी जानते हैं। और इनके पुस्तक का नाम क्या है? इनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ध्यान देंगे कि इन्हें हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और इनके पुस्तक का नाम क्या है? इनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनके पुस्तक का नाम है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। आगे जो आएंगे वो आएंगे मेगास्थनीज। ये भी यूनानी लेखक हैं। और आपको पता होगा हम लोग युद्ध वाले लेक्चर में रिकॉर्ड किए थे, उस समय हम लोग देख रहे थे कि सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसका था? सिकंदर का राजदूत था। सिकंदर का, सॉरी, राजदूत नहीं था, सिकंदर का सेनापति था। ध्यान देंगे सिकंदर के दो सेनापति हुए, एक हुए थल सेनापति और एक हुए जल सेनापति। थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति का नाम था निर्याकस। जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। क्लियर है? जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो थल सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर होते हैं, जो सिकंदर का सपना होता है विश्व विजय का, उसे पूरा करने के लिए वो पुनः क्या करते हैं? भारत आते हैं। और भारत आने के बाद जिस समय ये भारत पे आते हैं तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है मगध की गद्दी पे। और आपको पता होगा कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है, जिसे हम लोग हाइडेस्पिज का युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया था। और इस पराजय के बाद इसने अपनी बेटी, जिसका नाम हेलेना था, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। और इन्होंने ही अपना एक राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसे किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। क्लियर है? और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में हमें मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का थल सेनापति था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इंडिका लिखी है। और इंडिका में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो मौर्यकालीन व्यवस्था की जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे डाइमेकस। ठीक है, आगे है डाइमेकस। डाइमेकस भी क्या है? तो ये भी राजदूत है।
किसके राजदूत है उसको समझ लेते हैं, और क्या किनके दरबार में आए थे ये समझ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डाइमेकस जो है वो सीरिया नरेश एंटीयोकस, ध्यान रखिएगा, सीरिया के एक राजा थे जिनका नाम था एंटीयोकस, एंटीयोकस, एंटीयोकस प्रथम, इसी के दरबार में आए थे कौन, डाइमे, इसी के राजदूत थे, और किसके दरबार में आए थे, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। क्लियर है। तो डाइमेकस जो है वो किसका राजदूत था, तो यह सीरिया नरेश एंटीयोकस का राजदूत था, और यह किसके राज दरबार में आया था, तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार को लेकर आप लोग जान रहे होंगे कि ये मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। क्लियर है। चलिए अगला जो इतिहासकार है उनका नाम है डायनोसियस। क्या नाम है, डायनोसियस। और ये मिस्र के जो नरेश थे टॉलमी फिलाडेल्फस, उनके राजदूत थे। और ये किसके दरबार में आए थे, तो ये अशोक के राज दरबार में आए थे। ध्यान दीजिए। तो मौर्य वंश में हम लोगों ने अभी 3 शासक को पढ़ा है, और तीनों के दरबार में कोई ना कोई आए हैं। मौर्य वंश में हम लोग बात करें तो सबसे पहला चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस आया था। और उसके बाद ये अशोक के दरबार में कौन आया था, तो डायनोसियस आया था। कौन आया था, डायनोसियस आया था। क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे टॉलमी। आगे कौन है, टॉलमी। और आपको पता होगा कि दूसरी शताब्दी में जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, टॉलमी फिलाडेल्फस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, टॉलमी फिलाडेल्फस के द्वारा लिखी गई है। अगले जो इतिहासकार है उनका नाम है प्लिनी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि नेचुरल हिस्ट्री के रचयिता कौन है, या नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लिनी ने लिखी है। और इसमें किस बात की जानकारी है, तो भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी हमें यहाँ मिलती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे अगले पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के जो लेखक है उनके बारे में कहा जाता है कि अज्ञात हैं। ये किन्होंने इसे लिखा था, इस बात की जानकारी कहीं भी किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिली है। और कहा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में किसकी जानकारी मिलती है, तो 80 ईस्वी के समय में जो भारतीय बंदरगाह थे उसकी जानकारी मिलती है, जिससे हमारे भारत का आयात और निर्यात हुआ करता था। क्लियर है। उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ जाता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन से इतिहासकार भारत आए थे। क्लियर है। तो नोट में हम लोग देखेंगे कि सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे उनमें था निर्याकस, ओनेसिक्रेटस और ऑस्ट्रोबुलस। क्या थे, निर्याकस, ओनेसिक्रेटस और ऑस्ट्रियोबुलस। ये तीनों जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाले में से एक है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग चीनी शासक के बारे में, चीनी लेखक के बारे में, जिसमें प्रमुख लेखक है फाहियान, सयुगन और हेंसोंग। फाहियान के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो ध्यान रखिएगा कि फाहियान, फाहियान जो था वो चीनी यात्री था। कौन सा यात्री था, चीनी यात्री था। यह जो भारत आया था यह आया था 399 में, और 399 से 414 तक ये भारत में रहा था। क्वेश्चन बनता है कि फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा था, तो 15 वर्षों तक रहा था। और फाहियान जो है वो घूमने आया था, वो क्या करने आया था, भारत घूमने आया था। ध्यान दीजिए। तो फाहियान, क्वेश्चन क्या बनता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था, तो उस समय चल रहा था भारत में मगध पर गुप्त वंश। और गुप्त वंश में राजा थे कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। क्लियर है। इनका जो पुस्तक है चीनी यात्री, जो हमारे फाहियान हैं, इनके पुस्तक का नाम है फो क्यों की। क्या नाम है, फो फ्यू क्यू की। जो आप लोग देखते होंगे इनके पुस्तक के बारे में यहाँ की फो गुओजी है, लिखा हुआ है। बौद्ध राज्यों का अभिलेख है, इसके बारे में जानकारी मिलती है फो क्यों की। क्लियर है। चलिए और क्या क्या जानकारी मिलेगी इसकी पुस्तक से, तो इसके पुस्तक से जानकारी मिलती है गुप्त काल की, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति की। ठीक है। इनके पुस्तक में मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया गया है, फुलफिल्ड वाले बताए गए हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलेंगे संयुग्न के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, संयुग्न के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 518 ईस्वी में यह भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी संयुग्न ने अपनी पुस्तक में
उस जानकारी को एकत्रित किया। ठीक है, अगले शासक है हमारे, अगले जो लेखक है वो है हमारे वेनसोंग। वेनसोंग के लिए अगर आपको हम बताएं तो वेनसोंग भारत पढ़ने आए थे। क्या करने आए थे? भारत पढ़ने आए थे। पूछा जाता है आपसे कि इसमें से कौन से जो विदेशी लेखक थे जो हमारे बिहार पढ़ने आए थे, अध्ययन और अध्यापन का कार्य किए थे, तो वे थे वेनसोंग। उसके बारे में जानेंगे कि ये 629 में भारत आते हैं और 645 में जाते हैं। क्लियर है? टोटल जो देखते हैं हम लोग, वो हम लोग देखेंगे कि ये किसके दरबार में या किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। फाहियान किसके काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। क्लियर है? और इनके पुस्तक का नाम है सी यू की। उनके पुस्तक का नाम था फोक यू की और इनके पुस्तक का नाम है सी यू की। क्लियर है? और इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? तो हर्षकालीन व्यवस्था का वर्णन मिलता है और 138 देशों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। उसके बाद देखेंगे कि संयुक्त वेनसोंग के लिए और खास खास बात है, तो देखिए बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का काम किया। अब नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हुई है, तो चलिए ध्यान रखते हैं हम लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो गुप्त वंश के ही एक शासक थे जिनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। क्या नाम था? कुमारगुप्त प्रथम। और आपको पता होगा कि किस मुस्लिम शासक के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया गया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करा दिया गया था? ध्वस्त करा दिया गया था। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जिस समय हर्षवर्धन भारत में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किए थे, उस समय के समकालीन कुलपति कौन थे? तो कुलपति का नाम था शीलभद्र। क्या नाम था? शीलभद्र। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो शासक है, अगला जो लेखक है, उसका नाम है इतिसंग। क्या नाम है? इतिसंग। ध्यान रखिएगा कि 7वीं सदी के अंत में यह भारत आया था और एक चीनी यात्री और अनुवादक। ठीक है, 7वीं सदी के अंत में एक ही चीनी यात्री अनुवादक आया था जो कि जिसका नाम है इतिसंग। क्लियर है? इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी हमको? तो ये समकालीन भारत और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समकालीन थे। नालंदा के भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी क्या थे? समकालीन थे। तो आने का जो क्रम रहा है चीनी यात्रियों का, वो कैसे रहा है? तो फाहियान, सयुग्न, वेनसोंग और इतिसंग, ये 4 यात्री के आने का क्या है? क्रम है। क्रम को भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी मिलान करो में दे देता है या कभी कभी क्रम में सजाने को भी दे देता है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे अरबी लेखक को। किसे देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग अरबी लेखक को। अरबी लेखक में जो नाम आता है वो नाम आता है अलबरूनी का। किसका नाम आता है? अलबरूनी का। और एक नाम आएगा इब्न बतूता का। किसका आएगा? इब्न बतूता। तो पहले हम लोग देख रहे थे अलबरूनी को कि महमूद गजनबी के साथ जो भारत आने वाला अरबी लेखक था उसका नाम था अलबरूनी और इसके पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद या भारत की खोज। इन तीनों का एक ही अर्थ है, किताब उल हिंद कह लीजिए या तहकीकात ए हिंद कह लीजिए या तो भारत की खोज कह लीजिए। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अलबरूनी। भाषा कौन सी थी? तो अरबी भाषा थी। और इसमें कुल कितने अध्याय थे? तो 80 अध्याय थे। ध्यान रखिएगा, अलबरूनी से हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी कि भैया जो अलबरूनी है, पहली बात तो ये अरबी लेखक है। ये क्या है? अरबी लेखक है। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये किसके साथ भारत आया था? तो यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। गजनबी को आप लोग जान ही रहे होंगे, जिन्होंने 17 बार हमारे भारत पे क्या किया है? आक्रमण किया है। ठीक है, और ये महमूद गजनवी के साथ आने वाला क्या था? अरबी लेखक था। उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई है, यह किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 80 अध्याय हैं। क्लियर है? ध्यान दी। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि इसमें हमें किताबुल हिंद में किन किन बातों की जानकारी मिलेगी। तो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में चर्चा मिलेगी। समाज में जो तंत्र मंत्र की प्रथाएं थी उनको देखने को मिलेगी। और राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में भी हमें किताबुल हिंद से जानकारी मिलती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इब्न बतूता, आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे वहां देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन ही थे इब्न बतूता। कहां से आए हुए थे? तो मोरक्को से आए हुए थे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। क्लियर है? और इन्होंने जो भारत से लेकर मोरक्को का जो यात्रा रहा है, उनका एक वृतांत लिखा है जिसे हम लोग जानते हैं रिहला के नाम से। तो इब्न बतूता के यात्रा वृतांत का क्या नाम है? तो रिहला नाम है। या रिहला किसकी पुस्तक है?
तो इब्न बतूता की पुस्तक है। और यह किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है, क्योंकि ये लोग अरबी लेखक हैं। अरबी लेखक अरबी भाषा में ही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे कि जानकारी मिलेगी, तो जानकारी मिलेगी 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियां कैसी थी और दिल्ली सल्तनत की जानकारी। बताएं ही आपको कि ये मोरक्को यात्री जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। और मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक का, किस शासन का? तो दिल्ली वंश का। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का क्या बना दिया गया था? काजी बना दिया गया था। क्या बना दिया था? काजी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे में देखेंगे हम लोग अन्य लेखक के बारे में। तो एक लेखक का नाम है तारानाथ और एक लेखक का नाम है मार्को पोलो। तारानाथ के बारे में क्या कहते हैं कि ये एक तिब्बती लेखक थे। क्या थे ये? तिब्बती लेखक थे। और इनके पुस्तक का नाम था कंगयूर या तंगयूर। कंगयूर या तंगयूर। ठीक है। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मार्को पोली। और ये 13वीं सदी के अंत में आए थे, पांडे राज्य की यात्रा किए थे। कहाँ आए थे? तो पांडे राज्य में आए थे। और कहाँ के यात्री थे? तो इटली के यात्री थे। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? इटली के। और इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है। और इसके पुस्तक में जो चर्चा मिलती है, जानकारी मिलती है, वो पांडे इतिहास की जानकारी देखने को मिल जाती है। क्लियर हुए? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी स्रोत को। पुरातत्व संबंधी स्रोत का मतलब होता है जो हमें खुदाई में मिलते हैं या जो किसी पुराने अवशेषों पर लिखे गए हैं उनके प्रमाण मिलते हैं। तो ये हमें 3 चीजों से मिलेंगे, अभिलेखों से मिलेंगे, स्तंभ लेखों से मिलेंगे और सिक्कों से मिलेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग कि इपिग्राफी, जो अभिलेखों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गए? चलिए अब इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ध्यान देंगे कि हम लोग जो देखते हैं कि बहुत सारे अभिलेख और स्तंभ अभिलेख है, तो उनसे क्वेश्चन क्या बनता है हम बताते हैं आपको। इनसे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ठीक है, चलिए। और वहां का कभी कभी लोकेशन भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। और यह किस शासक का था? तो यह था कलिंग राजा खारवेल का। कलिंग राजा खारवेल का। उसके बाद देखेंगे कि इसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया है वह कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ही किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रुद्रदामन। क्या देखेंगे? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जब ऐसे पढ़ते हैं हम लोग तो जोड़ पड़ता है और याद रहेगा। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गौतम बलश्री, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नासिक अभिलेख। उसके बाद हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद में, कहा देखेंगे? इलाहाबाद में देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक का एहोल अभिलेख। कहाँ देखने को मिलेगा? चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ये हमें देखने को मिलेगा कर्नाटक में। और समुद्रगुप्त का जो ये प्रयाग अभिलेख है वो कहाँ देखने को मिलेगा? इलाहाबाद में। क्लियर है? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो कर्नाटक का एहोल अभिलेख है, इसी में इस बात की जानकारी है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में कौन पराजित हुआ? हर्षवर्धन। और पुलकेशिन द्वितीय क्या हुए? तो जीत जाते हैं। तो हर्षवर्धन को हराने वाला शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मालवा नरेश थे यशोवर्मन। और उनका एक अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख। और इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में पता चलता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का पता हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और ये किनका है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। किनका है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखेंगे प्रतिहार नरेश भोज। राजा का नाम क्या है? राजा भोज जो जानते हैं। तो ये प्रतिहार के राजा थे भोज। और इनका अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। कौन सा? ग्वालियर अभिलेख। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का हम लोग देखते हैं भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। और यह भारत पर जो होने वाले हुन आक्रमण थे उसके बारे में जानकारी देती है। और आपको पता भी होगा कि हुनों का पूर्ण रूप से सफाया किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। क्लियर है? शकों का पूर्ण रूप से सफाया किसने किया था? तो वह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्होंने
शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे एक बंगाल के शासक थे जिनका नाम था विजय सेन, और विजय सेन ने भी एक अभिलेख लिखा था, देवपाड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? देवपाड़ा अभिलेख। ठीक, चलिए उसके बाद देखेंगे हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख। कौन सा? बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इसमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। तो हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से किस बात का प्रमाण है? तो भागवत धर्म के विकास का प्रमाण यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख। किसका एरन अभिलेख? भानुगुप्त का है एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का क्या मिलता है? पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है, पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बोगज कोई अभिलेख। कौन सा? एशिया माइनर बोगज कोई अभिलेख। 1400 बीसी में इसकी रचना होती है। ये किसका है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन इसी अभिलेख में जो वैदिक देवता, जो 4 देवता थे, इंद्र, वरुण और मित्र, नासत, इन चारों देवताओं का क्या है? चरका मिलता है। कहा जाता है कि हित्ती और मितन्नी नाम के राजा थे। हित्ती और मितन्नी नाम के 2 राजा थे। इनके बीच में क्या हुआ था? एक शस्त्रार्थ हुआ था, और इन बात का जो प्रमाण, इन बात के जो साक्षी थे, वो थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत। ठीक है, ये चारों देवताओं का प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? तो एशिया माइनर बोगज कोई अभिलेख में इस बात का प्रमाण देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे अभिलेखों का चित्र दर्शाया गया है, उसको भी यहाँ हम लोग आगे क्या करेंगे? चर्चा में लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिक्कों से अब हम लोग देखेंगे सिक्कों से हमें किन किन बातों के प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज जान लीजिए कि जो सबसे पुराने सिक्के हुए हैं, जो प्राचीनतम सिक्के हुए हैं, उसे हम लोग कहते थे आहत सिक्का। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का। और इसे हम लोग कहते थे कारसापन सिक्का। इसे ही हम लोग कहते थे पंचमार्क सिक्का। तो प्राचीनतम सिक्के को ही आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। कैसे बनते थे? तो धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किया जाता था। यहाँ देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई गई हैं सिक्कों पर। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सिक्कों पर लेख है, सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखा गया वो किस शासक के द्वारा? तो वह ग्रीक शासक के द्वारा, यवन शासक के द्वारा। पहले सिर्फ और सिर्फ ठप्पा हुआ करते थे, लेकिन बाद में सिक्कों पर क्या किया गया? लेख लगाया गया, लेख लिखा गया। वो किसके द्वारा? तो यवन शासकों के द्वारा, ग्रीक शासक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग गुप्त वंश को पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे गुप्त वंश को पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त बीना वादक थे, अच्छे बीना वादक थे। तो उन्होंने बीना पर बीना बजाते हुए वाली एक मुद्रा को निकाला। संगीत प्रेमी होने का प्रमाण उसी से मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रोमन सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। कौन से सिक्के? रोमन सिक्के। और ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से हमें रोमन सिक्के के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे आइए। आगे जब आएंगे हम लोग तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि यानी कि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। जो भारत के संबंध थे वो किससे हुए थे? तो बर्मा से हुए थे, मलाया से हुए थे और जावा से स्थापित हुए थे। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखने से पहले, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और आपको हम बता दें कि इसमें और भी बहुत सारे सिक्के हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्या है? बहुत सारे सिक्के हैं जो हमें अभी जानने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ अब आएगा कि स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो याद रखिएगा कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तब आप आंसर दीजिएगा गुप्तों के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो याद रखिएगा सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा शीशों के सिक्के चलाए गए। क्लियर है। तो हमारा जो ये टॉपिक था,
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, वो टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, लगभग कवर हो चुका है। कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा अध्याय 2 चैप्टर 2 प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेखन के आधार पर हम लोग इसे पढ़ेंगे 3 कालखंड में, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को यह हमारा जो वीडियो है, हमारा जो कंटेंट है, अगर वो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम लोग डेली बने रहेंगे आप लोग के हिस्ट्री के श्रृंखला में। हिस्ट्री खत्म होगा, पॉलिटी को शुरू करेंगे, पॉलिटी खत्म होगा, ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ज्योग्राफी खत्म होगा, इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद साइंस को शुरू करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो शुरू करेंगे। और इसी श्रृंखला में आपके सिलेबस को कोशिश रहेगा कि 5 महीने में खत्म कर दें। 5 महीने में आपका हम क्या करेंगे, सिलेबस खत्म कर देंगे। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए कि आपके दोस्त यार लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। क्लियर है आप लोग? तो हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर 2 को, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको पता है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, द स्टूडेंट हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट तक, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के क्लास में। जय हिंद।